कराची में M9 is one of the links that we have with the rest of the country. नई सोसाइटीज के हवाले से बात करें then this is the place where a lot of amazing societies are coming up. चेयरमैन गुलमोहर सिटी मौजूद है इस पॉडकास्ट में, कैप्टन नदीम खान साहब। कराची में जो सोसाइटीज डेवलप हो रही होती हैं कैप्टन साहब, हम बदकिस्मती से एक बंजर शहर है, कोई कुछ भी कहे। पंजाब में ग्रीनरी नजर आती है आपको, लाहौर में कुछ भी ना हो घास उगनी शुरू हो जाती है। एनवायरमेंट के हवाले से आपने अपनी सोसाइटी में क्या इंतजाम किया है? गुलमोहर सिटी के अंदर 50,000 प्लस ट्रीज लगाने जा रहे हैं। तो वहाँ पे फॉरेस्ट अब तक डेवलप कर दिए, जिसमें 4,000 के करीब हम दरख्त लगा चुके हैं। मैं ग्रीन बेल्ट्स की बात नहीं कर रहा, फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे आबादी है, उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं। टेंशन बेसिन्स क्रिएट किए हैं, सीवरेज का निजाम है, वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम हम बना रहे हैं ताकि जो वहाँ के रिहायशी हैं बारिश को एंजॉय कर सकें, वो बारिश उनके लिए दर्द सर ना बने। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में किसी भी हाउसिंग सोसाइटीज में देखेंगे कि जंगल्स का, फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट। स्कूल्स नहीं है, कोई इमरजेंसी हो गई, हॉस्पिटल कहाँ ले जाएंगे, ग्रोसरी का क्या होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की लिंकिंग एंड ऑल। ये एक सेल्फ सस्टेन्ड सिटी डिजाइन किया। तमाम तर बुनियादी तिब्बी सहूलियात, सुपर मार्केट्स, हॉस्पिटल्स मौजूद होंगे, बेसिक ओपीडी वगैरह है वो दैट विल बी टोटल फ्री। एम्बुलेंसेज अवेलेबल होंगी कि इन केस ऑफ सिवियर इमरजेंसी लेके आया जा सकता है। स्कूल भी हम इस तरह का डिजाइन कर रहे हैं जो कि कैटर फॉर करेगा उस एजुकेशन को जिसकी अभी पूरी दुनिया में डिमांड है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है। कहते हैं ना कि लर्न टू अर्न, ये जो एजुकेशन है इसका एक अर्निंग मॉडल। एंट्री प्राइस होती है रियल स्टेट की, वो लोगों की इस्तात से बाहर निकल गई है। मिडिल क्लास कैसे पैसा लाएगी इतना कि वो सोसाइटी में इन्वेस्ट कर सके? 50% पेमेंट करके वो भी किस्तों में अपने घर में शिफ्ट हो जाए, बाकी की जो बकाया किस्तें हैं वो घर में रहते हुए अदा करें। घर उनको 4 साल में मिल जाएगा, पेमेंट उन्होंने 8 साल में देनी है। इसमें कोई इंटरेस्ट शामिल नहीं है। सब्सिडाइज एजुकेशन, सब्सिडाइज हेल्थ केयर, बेहतरीन एनवायरनमेंट। जितनी आप अपने 2 बच्चों की फीस देंगे ना शहर में रहते हुए एक एवरेज स्कूल में, इतने में वहाँ पे आप अपने घर के मालिक भी बन सकते हैं और अपने बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टार्टअप पाकिस्तान के एक और पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान अदील अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर है। कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क जो कि तरक्की करना चाहता हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहता हो, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ चाहता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रियल स्टेट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन के बगैर वो तरक्की कर सके। अक्सर ये बातें की जाती हैं कि जी अपने साथ कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ को ये सेक्टर जो है वो लेकर चल रहा होता है। पाकिस्तान में नेचुरली एज द सोसाइटी हैज़ इवॉल्व और बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ भी इवॉल्व हुई हैं, रियल स्टेट सेक्टर भी इवॉल्व हुआ है। हाउएवर इसमें अक्सर लोगों के कुछ एप्रीहेंशंस होते हैं, कुछ ख्यालात होते हैं। आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे ही रियल स्टेट प्रोजेक्ट के हवाले से। कराची में M9 इट्स दैट मोटरवे जो कि कराची को पाकिस्तान से लिंक करती है, इट्स वन ऑफ द लिंक्स दैट वी हैव विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और अगर कराची में नई सोसाइटीज़ के हवाले से बात करें then दिस इज़ दी प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ अमेजिंग सोसाइटीज़ आर कमिंग अप। और ऐसी एक सोसाइटी जो कि अभी लॉन्च की गई है, उसका नाम कुछ अर्सा हो गया उसको लॉन्च हुए, उसका नाम गुलमोहर सिटी है। और इट्स गेनिंग अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। वो क्या वजूहात हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाई इज इट टर्निंग आउट टू बी माशाल्लाह सच अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट? इसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ चेयरमैन गुलमोहर सिटी मौजूद है इस पॉडकास्ट में, कैप्टन नदीम खान साहब। कैप्टन नदीम खान साहब को जो है वो एक इको एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने और उसको बनाने की वजह से सदर पाकिस्तान की जानिब से 2 बार अवार्ड दिया जा चुका है। आइए उनसे ज़रा बात करते हैं उनके इस प्रोजेक्ट के हवाले से। एंड व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द यूनिक USPs दैट ही हैज़ ब्रॉट इनटू दिस पर्टिकुलर सोसाइटी? अस्सलाम वालेकुम कैप्टन नदीम खान साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और बड़ा अच्छा लगा यहाँ आपसे बात करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। हमारे लिए भी बड़ी खुशकिस्मती है। आई थिंक दिस इज़ द सेकेंड और थर्ड पॉडकास्ट जो हम रियल स्टेट के शोबे के हवाले से कर रहे हैं। इत्तेफाक से लास्ट टाइम भी जो हम कर रहे थे DHS सिटी के प्रोजेक्ट के हवाले से ही हम बात कर रहे थे। सो आप भी DHS सिटी के करीब ही कहीं वाक़ जी जी हैं? बिल्कुल, हम DHS सिटी से तकरीबन 7 किलोमीटर आगे, 7 किलोमीटर ऑलमोस्ट करीब ही है। मोटरवे पे तो पता भी नहीं चलता 7 किलोमीटर अब होता जो क्या है। DHA नॉर्थ साइड पे एक्सपेंशन कर रहा है तो वहां से तो हम DHA के और बहुत करीब हो जाएंगे। एक्सीलेंट। आपके इस प्रोजेक्ट पे कैप्टन साहब, मैं इज ओके अगर मैं आपको कैप्टन साहब ही बोलूँ इसमें? बिल्कुल ठीक है। कैप्टन साहब, आपके इस प्रोजेक्ट पे तो मैं अभी स्पेसिफिकली आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने अपने इंट्रो में भी रियल स्टेट सेक्टर की इंपॉर्टेंस के हवाले से बात की। उससे पहले भी एक और चीज़ के हवाले में आता हूँ। देखिए, किसी भी मुल्क की जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, जब तक वो अपनी जगह पर नहीं होगी, आप कोई सी भी इंडस्ट्री ले आए वो ग्रो नहीं कर सकते। वक्ती कुछ उसमें स्पाइक्स तो आ जाएंगे बट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी आप नहीं कर सकते। इस वक्त अगर हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अपने अराउंड देखें, ईरान वॉर चल रही है, ज़ाहिर उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स हमारी स्टॉक मार्केट को गिरा देते हैं, फिर रात में हम दुआ करते हैं कि अब ये कोई और ट्वीट करें, अगले दिन फिर उठ जाए मार्केट। परसों गिर गई थी, आज कल गिर गई थी, आज फिर उठ गई।
इट इज़ इम्पैक्टिंग पाकिस्तान एज वेल. हाउएवर अल्लाह ताला ने एक बार फिर से पाकिस्तान को एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे ला के यहाँ पे खड़ा कर दिया है. और हम देखते यही हैं कि दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी कुछ चेंजेस होती हैं और पाकिस्तान का एक कोई ना कोई सर्टन रोल आ जाता है. हाउ डू यू लुक एट दैट थिंग? जो सब पाकिस्तान एक सालिस का रोल अदा कर रहा है, हाउ डू यू थिंक दैट अफेक्ट्स आवर मैक्रो इकोनॉमी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आपने इंट्रोडक्शन में बहुत सारी अच्छी बातें की और एक जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त है उसको अच्छी तरह ब्रीफ किया है. मैं सिर्फ इसमें देखें कुछ बातें करना चाहूँगा. हमारी जो ये दुनिया है ना, ये इंटरडिपेंडेंट है. इसमें अभी कोई इंडिपेंडेंस का यानी कि आप इंडिपेंडेंटली कोई भी काम नहीं कर सकते. हर कोई किसी ना किसी पर डिपेंडेंट है, किसी ना किसी एस्पेक्ट के अंदर. अभी जो ये ईरान वॉर हुई है, इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आया वो रीजनल इफेक्ट है. ज़्यादा इंटरनेशनल तो है लेकिन रीजनल इफेक्ट ज़्यादा है, जिसमें गल्फ़ के ऊपर इफेक्ट ज़्यादा है. और क्योंकि पाकिस्तान है उसके साथ और पाकिस्तान की ऑयल डिपेंडेंस गल्फ़ के ऊपर है, तो जो आपने दरमियान में देखा कि फ्यूल प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर गए. फिर जैसे थोड़ी सी सैनिटी प्रिवेल किया और वॉर को तकरीबन जैसे पाकिस्तान की काविशों से 2 हफ्ते का सीज़ फायर मिला, तो आपने देखा कि वो चीज़ भी कम हुई है. अभी इसमें पाकिस्तान के ऊपर इस चीज़ का क्या इफेक्ट आएगा? देखिए, वॉर जो होती है वो तो किसी भी इकोनॉमी के लिए बेहतर नहीं है. जो आजकल दुनिया के मामलात हैं, किसी भी दुनिया के मुल्क को वॉर उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं करेगी. हाउएवर जिस तरह पाकिस्तान अब इसमें अपना रोल प्ले कर रहा है, एक तो पाकिस्तान, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला मुस्तकिल कामयाबियाँ दे रहा है. लास्ट ईयर मई के अंदर मिलिटरीली पाकिस्तान ने दुनिया को साबित किया कि पाकिस्तान एक मजबूत फ़ौज रखता है. इंडस्ट्री के अंदर या वॉर में अगर जाए तो पाकिस्तान कंपैरेटिवली रीजनल जो दूसरे कंट्रीज हैं उनसे बहुत बेहतर है. ठीक. इस साल अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी दी जो सिफारती कामयाबी है. डिस्पाइट के जी बहुत प्रेशर था हर तरफ से, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह मुस्लिम ममालिक के दरमियान पाकिस्तान ने बैलेंस को मेंटेन किया है और इस जंग को मुस्लिम बरादर ममालिक के दरमियान जंग की सूरत इख्तियार ना करे, इस चीज़ को पाकिस्तान ने इंश्योर किया है. तो इस वजह से आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान के ताल्लुकात मुस्लिम दुनिया के साथ भी और आलमी मंजरनामे पे भी पाकिस्तान का जो एक इमेज है, एक सॉफ्ट इमेज है, वो निखर के सामने आएगा. एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इन्वेस्टमेंट्स हमेशा परसेप्शन को फॉलो करती हैं. अब जैसे आपने खुद इंट्रोडक्शन में बात की कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पे जो है वो स्टॉक मार्केट्स ऊपर या नीचे जाती हैं. तो जब एक किसी कंट्री का एक परसेप्शन, एक इमेज बेहतर होता है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो करती हैं. एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि पहले पाकिस्तान के अंदर एक जनरल पाकिस्तान की अपनी भी पॉपुलेशन और पाकिस्तान के अपने लोग वो समझते थे कि जो गल्फ़ जो है ना, ये बहुत एक सेफ़ हेवन है और पाकिस्तान से जो आउटफ्लो ऑफ मनी था वो बहुत ज़्यादा था. लोग कोशिश समझते थे कि जी हम यहाँ से अपना पैसा निकाल के ले जाएंगे तो गल्फ़ में हमारा पैसा मल्टीप्लाई होता रहेगा. लेकिन इस पूरी जंग ने जो उनकी जियो स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो सामने लेके आ गई. और एक और चीज़ वाज़ेह हो गई कि जिस तरह पाकिस्तान के पास अपना दिफा करने की सलाहियत है, उन ममालिक के पास अपने दिफा करने की वो सलाहियत मौजूद नहीं है पाकिस्तान की. बल्कि अगर देखें तो हमारे पास ना सिर्फ अपना दिफा करने की सलाहियत मौजूद है, बल्कि अब तो हम मुस्लिम दुनिया के दूसरे ममालिक को भी दिफा करने के लिए वहाँ जा रहे हैं. ये सारी वो चीज़ें, प्लस अगर जिस तरीके से आपने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और ये जो ट्रेड इफ़ेक्ट्स हो रही है, ट्रेड कॉरिडोर्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो ये शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स न्यू कॉरिडोर्स. राइट. और वो कौन से होंगे? इस जंग के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान की फेवर में हुई, वो एक तो ये थी कि जो आपके बड़े जो शिप्स हैं वो सारे के सारे गवादर पे और कराची आए. फ्यूचर में भी ये चीज़ आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो पाकिस्तान को इस तरीके से मिलना शुरू होंगे. वंडरफुल. अब ज़ाहिर आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट बताया कि पाकिस्तानी हमेशा गल्फ़ को, स्पेशली अगर हम आउटराइटली बात करें, दुबई को एक सेफ हेवन समझा जाता था. कहते हैं $12 अरब पाकिस्तानियों ने इन्वेस्ट किए हुए. दैट्स अ ह्यूज अमाउंट वी आर टॉकिंग अबाउट. मैं कभी कभी हैरान होता हूँ इतने पैसे पहुँच कैसे गया पाकिस्तान से इतने आराम से बाहर. अब परेशानी लेकिन हो गई है वहाँ पे, इसमें तो अब शक नहीं है. और यूएई के तेवर भी कुछ आजकल अगर आप देखें तो कोई इतने अच्छे लग नहीं रहे हैं. अब पाकिस्तानी, आपको क्या लगता है कैप्टन साहब? अब ज़ाहिर है हो सकता है बहुत से पाकिस्तानी डिस्पोज ऑफ करें अपनी प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल. डू यू सी दैट मनी कमिंग बैक टू पाकिस्तान? इसके अलावा देखें कोई हल नहीं है. उसकी मैं आपको वजह बताऊं कि जो आपका अपना मुल्क होता है ना, उधर जो आपको सिक्योरिटी, बिकॉज हम खुद इस मट्टी से हैं और ये मट्टी हमसे, बिल्कुल. तो जो सिक्योरिटी
आपको और जो ओनरशिप आपको अपने मुल्क में मिलेगी वो दुनिया को में आप कहीं चले जाएं, दुबई चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको कभी भी वो ए क्लास सिटीजनशिप नहीं मिलती। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि पहले हम सोचते थे कि ठीक है कि अब इस चीज़ का हम फाइनेंशियल बेनिफिट किसी मुल्क में जाके कम से कम फाइनेंशियल बेनिफिट ले लेंगे, लेकिन अब जिस तरीके से दुनिया बदल रही है उस सूरत में सिर्फ आपका अपना मुल्क ही आपको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को गारंटी कर सकता है। और अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान के पास वो तमाम सलाहियतें फ़ौजी लिहाज से भी मौजूद हैं कि हम किसी भी किस्म की जारियत का, किसी किस्म का जो है हम मुकाबला कर सकते हैं। अब आप ये देखें ना, मैं जैसे दुबई की आपने बात की, तो दुबई की मार्केट से इस छोटी सी जंग में, जो कि बराह रास्त दुबई टारगेट नहीं था, दुबई के साथ तो बराह रास्त जंग नहीं बिल्कुल थी, ऐसी है, तब भी उसकी मार्केट से $120 बिलियन वाइप ऑफ हो गए। राइट। जबकि आपने जब पाकिस्तान पे देखा कि पाकिस्तान पे इंडिया ने अटैक किया, पाकिस्तान को पे जब जंग को मुसल्लत किया गया, तो उसने पाकिस्तान के कद को ऊंचा किया। बेशक। जिस तरीके से अब मैंने आपसे ट्रेड कॉरिडोर्स की बात की कि अब जंग जो नज़र आ रही है, अभी नहीं इन फ्यूचर भी, तो ऐसा लग रहा है कि जंग जब ख़त्म होती है तो इट विल एंड लाइकली एंड इन फेवर ऑफ ईरान। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। उससे नए ट्रेड कॉरिडोर्स खुलेंगे, और नए ट्रेड कॉरिडोर्स खुलने का मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी। और किसी भी मुल्क में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके जो इंडिकेटर्स होते हैं वहाँ पे रियल स्टेट डेवलपमेंट की सूरत में। मैं स्पेसिफिक आपके प्रोजेक्ट गुलमोहर सिटी के हवाले से तो आऊँगा, लेकिन हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में जो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट है उसमें जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़, NRPs जिन्हें समंदर पार पाकिस्तानी कहते हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिकॉज जैसे कि आपने बड़ी बात की, रहते दुनिया में जहाँ भी हैं, एक पाकिस्तान में अपना घर ज़रूर बनाना होता है, अपना एक प्लॉट रखना होता है एंड ऑल। सो आपके प्रोजेक्ट में भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने इंटरेस्ट शो किया है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है वो 25% जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तान। वंडरफुल। जब 2022 में हमने प्रोजेक्ट शुरू किया तो तब से लेके ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे साथ मुस्तकिल जो हमारे नए ब्लॉक्स आते रहे उसमें इन्वेस्ट करते रहे। और अभी ख़ास तौर पे जब ये जो सारा मामला हुआ है जंग का, इसके बाद तो हमारे पास जो फ्लो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का और मज़ीद बढ़ गया। जो लोग M9 पे रेगुलरली ट्रैवल कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है वो तो आपके प्रोजेक्ट से जानते होंगे, रोशनास हो चुके होंगे। थोड़ा सा वो लोग जो कि या कराची में नहीं रहते, आप कंट्री कहीं रहते हैं, कमाल की बात है, वैसे अजीब सी हैरत भी होती है। कराची की ज़रा परसेप्शन अनफॉर्चुनेटली ख़राब है, इंफ्रास्ट्रक्चर की वीडियोज़, लेकिन प्रॉपर्टी सबसे महंगी कराची में ही होती है, बिकॉज इट्स प्योरली अ सप्लाई डिमांड इशू, वी नो अबाउट दैट। थोड़ा सा अपनी सोसाइटी के बारे में बताइए, किस एरिया पे लोकेटेड है, किस तरह के प्लॉट्स हैं, हु कैन अप्लाई एंड ऑल। गुलमोहर सिटी जो है ये M9 मोटर पे, जैसे शुरू में आपने इंट्रो में बात की, ये DH सिटी से तकरीबन 7 किलोमीटर आगे जी। और M9 मोटरवे के ऊपर हमारा जो फ्रंट है, जो हाउसिंग इसका गुलमोहर सिटी का, इट इज़ 3rd लार्जेस्ट फ्रंट ऑन M9 मोटरवे। ठीक। और इसके अंदर हमने जो केटर किया है वो मिडिल क्लास लोगों कम्युनिटी को केटर किया, ताकि और वो लोग वो फैसिलिटीज़ जो यहाँ पे कराची में आप देखेंगे कि बहुत अमीर लोग इंजॉय करते हैं, वो फैसिलिटीज़ वहाँ पे वो बहुत मुनासिब इनकम में अवेल कर सकते हैं। और इसमें मल्टीपल कैटेगरीज़ हैं, रेंजिंग फ्रॉम 1000 स्क्वायर यार्ड टू 80 स्क्वायर यार्ड। फिर इसमें हमने विलास हैं वो भी इंट्रोड्यूस किए हैं। वो एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है विलास का, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफस्टाइल हमने जो ना लिविंग वो इंट्रोड्यूस किया है विलास के अंदर। हम शुरू में भी बात कर रहे थे कि कुछ ख़ास USPs आप यहाँ पर लेकर आए हैं। कराची में जो सोसाइटीज़ डेवलप हो रही होती हैं कैप्टन साहब, उसमें एक तो हम बदकिस्मती से एक बंजर शहर है, कोई कुछ भी कहे, हर चीज़ का एक है। पंजाब में ग्रीनरी नज़र आती है आपको, आप सर्टन एरियाज़ में जाएँ, लाहौर में कुछ भी ना हो, घास उगनी शुरू हो जाती है। कराची में इट्स नॉट, आई मीन आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ ज़रा हमें बताइए कि क्या इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एस्थेटिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ग्रीनरी, इट लुक्स ब्यूटीफुल, अल्लाह ताला ने इस सब्ज़ रंग में जो है ना वो एक बड़ी खूबसूरती भी रखी है, हमारे परचम का रंग भी है। कुछ ज़रा बताइए कि इन्वायरमेंट के हवाले से आपने अपनी सोसाइटी में क्या खुसूसी यहाँ पे जो है वो प्लानिंग में क्या इंतजामात किए हुए? जब पहले मैं आपने जैसे कराची का जिक्र किया, मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। श्योर। देखिए कराची जो है ना, ये अगर आप पीछे चले जाएँ 60s 70s में, तो शुरू में आपने देखा होगा जैसे नाजमाबाद का एरिया था, उस वक्त कितनी चौड़ी सड़कें प्लान, बिल्कुल जी, नॉर्थ नाजाबाद वाली सड़क जो है वो कमाल है, क्योंकि वो एक प्लान्ड सिटी था। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर कोई जामे मास्टर प्लान नहीं बना और बेहंगम डेवलपमेंट होती रही।
जब आप बेहंगम डेवलपमेंट कर देते हैं और फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्हीं जगहों को जो 1,000 गज़ के 2,000 गज़ के घर थे उन्हें कमर्शियल में कन्वर्ट कर दिया गया। अब आप ये देखते हैं कि एक जगह की कैपेसिटी है, एक जगह को प्लान किया गया फॉर एग्जांपल 1 करोड़ लोगों के लिए, और वहाँ पे रहना शुरू हो जाए 4 करोड़ लोग, तो वहाँ पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल होगा, ना वहाँ कोई ग्रीन एरियाज़ होंगे, ना कोई चीज़ होगी, क्योंकि ये कराची जो वैसे भी पाकिस्तान का इकोनॉमिक इंजन है, अर्बन माइग्रेशन बहुत है, तो लोगों ने इसे बजाय कोई मास्टर प्लान तो चूँकि था नहीं, तो हर जगह को लिवेबल बनाने की कोशिश की, और इस वजह से ये एक कंक्रीट का पूरा एक जंगल बन गया, जहाँ पे लोगों को बुनियादी जो सहूलियतें हैं वो मैसर नहीं है। अब इसी चीज़ को देखते हुए गुलमोहर सिटी को हमने एक तो बहुत जितनी सबसे बड़ी बात है कि जो चीज़ हमने वहाँ पे रखी है उसी आबादी के लिए जितनी हमने उसमें प्लान किया उससे ज़्यादा आबादी नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे कोई मास्टर प्लान चेंज नहीं होता रहेगा। राइट। प्लस ये कि हमने वहाँ पे इन्वायरमेंट का ख़ास ख्याल रखा है, और इस सूरत में फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में किसी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ में हमने, आप देखेंगे कि जंगल्स का या फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट दिया। ओके। हमने हर ब्लॉक के अंदर अपार्ट फ्रॉम ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स और ओपन स्पेसिस के अलावा एक डेडिकेटेड एरिया हमने रखा है जहां हमने थिक फॉरेस्टिंग की है। ओके। और गुलमोहर सिटी के अंदर तकरीबन ये 50,000 प्लस जो है ना हम ट्रीज़ लगाने जा रहे हैं, और उसमें से हमने 2 वहाँ पे फॉरेस्ट अब तक डेवलप कर दिए हैं, जिसमें 4,000 के करीब हम दरख्त लगा चुके हैं। और ये मैं ग्रीन बेल्ट्स की बात नहीं कर रहा, ये मैं सिर्फ स्पेसिफिकली फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ कि उसमें हमने दरख्त लगाए। एक्सीलेंट। अच्छा, इसके अलावा इन्वायरमेंट में और क्या चीज़ें होती हैं? इन्वायरमेंट में आपका सबसे ज़रूरी है कि आप पोल्यूशन को कैसे काउंटर करते हैं, उसके लिए हमने ये काम किया है। इसके अलावा ये है कि वहाँ पे जो सीवरेज का निज़ाम है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा हम डिज़ाइन कर रहे हैं एक 2 चीज़ों के लिए। एक तो जो वहाँ पे आबादी है, कुल आबादी जितनी, जब वहाँ पे वो अपने फुल स्केल पे ऑपरेट करेगा उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं। दूसरी बात ये, जिस तरह अभी आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशें, अनएक्सपेक्टेड रेन्स हैं, और वो मेजर रीज़न है जो आपको देखते हैं कि कराची में भी सारी डेवलपमेंट को या सारे दावों सामने लेके आ जाती है। तो उस चीज़ का हमने ख़ास हो रखा है। वहाँ पे हमने रिटेंशन बेसिन्स क्रिएट किए हैं, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, हम वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम हम बना रहे हैं, ताकि जो वहाँ के रिहायशी हैं वो बारिश को एंजॉय कर सकें, वो बारिश उनके लिए दर्द सर ना बने। हाँ, ये तो खैर कराची वालों के लिए बारिश शायद पहले कोई 15-20 मिनट ही नहीं, आई थिंक बारिश पहले कोई 2 या 3 मिनट ही खुशी होती है, उसके बाद एक पटाख की आवाज़ आती है, ट्रांसफार्मर उड़ गया, लाइट गई आपकी। शहर से बाहर इतना दूर निकल के रहना, उस पर लोगों के अभी भी कुछ ज़ाहिर सवाल तो ज़रूर होते हैं। स्कूल्स नहीं है, खुदा ना खास्ता कोई एमरजेंसी हो गई, हॉस्पिटल कहाँ ले जाएंगे, ग्रोसरी का क्या होगा और क्या सिलसिला, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की लिंकिंग एंड ऑल, इन सवालात, ये जो लोगों की जो ये एप्रीहेंशंस हैं, इनको आप कैसे काउंटर करते हैं? जो आपने सवाल पूछा है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, लेकिन इसके मैं समझता हूँ 2 हिस्से हैं जी। एक तो ये है कि आप बात करना चाह रहे हैं कि इसके डिस्टेंस को, कि यार वो शहर से दूर है, तो उसके हवाले से एक चीज़ आप, एम आई राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे जो जैसे स्कूल या बेसिक सहूलियात, उसके लिए लोगों का ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल होगा। तो मैं आपके पहले हिस्से की बात करते हैं। अभी आपने देखा है कि एक चीज़ होती है, हम देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन परसेप्शन एंड रियलिटी। हम लोग हमेशा देखते हैं परसेप्शन, जबकि हमें क्या देखना चाहिए, रियलिटी। अब रियलिटी क्या है? मलिर एक्सप्रेस वे, जिसको शारे भुट्टो का नाम रखा गया, अभी वो कंप्लीट हो गया, और मेरे ख्याल में मैं खुद ट्रैवल करके वहाँ तक जाता हूँ, और इस आई थिंक के नेक्स्ट मंथ या 1 और 2 ज़्यादा 1 से 2 महीने में इसको इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। अब मलिर एक्सप्रेस वे का जो टोटल डिस्टेंस है ना, जो ये जिस पे ये स्ट्रेच करता है, वो 39 किलोमीटर्स का है। राइट। अब आप देखें कि आप किसी भी गाड़ी को एक हाईवे के ऊपर या इस जो मोटरवेज होते हैं, मिनिमम स्पीड लिमिट 100 पे तो आप लेके जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो आपका जो ट्रैवलिंग टाइम है वो 25 से 30 मिनट के दरमियान आप ये ट्रैवल करके जाते हैं। अच्छा, अब इस ट्रैवलिंग टाइम में क्या है कि जब आप ये ट्रैवल करते हैं, तो एक तो ये कि इसमें ये सिग्नल फ्री रूट है, पोल्यूशन फ्री रूट है, ठीक है, कोई वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बारिश हो गई तो पानी रुक जाएगा। अब इसमें किन चीज़ों को से आपकी जान छूट रही है? आपकी जो फ्यूल कॉस्ट है वो रिड्यूस हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके ऊपर इन्वायरमेंटल इफेक्ट आता है, चाहे देखिए छोटे छोटे इफेक्ट्स होते हैं, साउंड पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन जिसको आप कह रहे हैं, नॉइज़ पोल्यूशन है, फिर ये इन्वायरमेंट है,
फिर ये सारी चीज़ें, इनसे आपकी जान छूट रही है, राइट। फ्यूल कॉस्ट कवर हो रही है। प्लस ये कि गुलमोहर सिटी ने, जो आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की, उसमें हम सब्सिडाइज शटल सर्विस शुरू कर रहे हैं जो एंड टू एंड चलेगी फ्रॉम गुलमोहर सिटी टू स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मलीर एक्सप्रेस वे, कयूमाबाद वगैरह ले जाके। कयूमाबाद वगैरह। या तो इससे क्या है कि आप कराची में अगर फॉर एग्जांपल आप मलीर में रहते हैं और आप काम करते हैं IIA चुंदरीगढ़ पे, राइट। तो 5 बजे जब आप 5 साढ़े 5 बजे ऑफिस से ऑफ करके निकलते हैं तो आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। बिल्कुल लगते ठीक है, 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं आपको पहुंचने में, और अगर बारिश हो जाए तो वही 8 से 10 घंटे में भी तब्दील होने में देर नहीं लगती। तो अब आप देखेंगे कि ये जब होगा तो आप इंजॉय करते हुए, गाने सुनते हुए, आधे से पौने घंटे के अंदर आप आराम से अपने गुलमोहर सिटी पहुंच जाएंगे। राइट। अब जब आप वहाँ पहुँच गए तो गुलमोहर सिटी जो है, ये एक सेल्फ सस्टेन्ड सिटी डिज़ाइन किया हमने। इसमें तमाम तर बुनियादी तिब्बी सहूलियात, तमाम तर जो आप कह रहे हैं सुपर मार्केट्स, जो बेसिक आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं ख़रीदने के लिए या इंसानों को रहने के लिए चाहिए होती हैं, वो तमाम मौजूद होंगी। ठीक। हॉस्पिटल्स मौजूद होंगे, और हॉस्पिटल्स में हम सब्सिडाइज हॉस्पिटल बना रहे हैं। अब सब्सिडाइज हॉस्पिटल्स क्या है कि वहाँ पे जो बेसिक OPD वगैरह है वो दैट विल बी टोटल फ्री। फिर वहाँ पे एम्बुलेंसेज अवेलेबल होंगी कि इन केस ऑफ सिवियर इमरजेंसी आप आ सकते हैं, मतलब उसको लेके आया जा सकता है। प्लस ये कि वहाँ पे स्कूल्स हम बना रहे हैं, और जो अभी हम ये फॉरेस्ट व्यू, जैसे मैंने आपको कहा, हमारी एक प्रोडक्ट विलास की भी है, राइट। तो उसमें हम जो स्कूल बना रहे हैं वो स्कूल भी हम इस तरह का डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि कैटर फॉर करेगा उस एजुकेशन को जिसकी अभी पूरी दुनिया में डिमांड है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, ये चीज़ें। और जहाँ पे आप कहते हैं ना कि लर्न टू अर्न, पहले तो होता था कि FA कर लो, BA कर लो, मैट्रिक कर लो, तो उसका कोई अर्निंग मॉडल नहीं है। तो ये जो अब एजुकेशन है, इसका एक अर्निंग मॉडल है। राइट। तो हम अपने जो वहाँ बच्चे होंगे, और वो भी हम बहुत ही कॉस्ट टू कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड आप करेंगे। अपना ही स्कूल बना रहे हैं? जी, अपना स्कूल बना रहे हैं। और सोसाइटी ये जो स्कूल है, पहला स्कूल जो है, ये 17,000 गज पे बन रहा है, जिसके अंदर तमाम आउटडोर फैसिलिटीज़, तमाम इंडोर फैसिलिटीज़, कंप्यूटर लैब्स, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। उसकी वजह ये कि देखिए हमारे यहाँ बच्चे बहुत टैलेंटेड, और सबसे बड़ा एसेट जो पेरेंट्स बच्चों को दे सकते हैं वो एजुकेशन, वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो एजुकेशन है। सब मिडिल क्लास फैमिलीज़ का आपने जिक्र किया, और ये आपने बड़ी अच्छी बात की। आमतौर सोसाइटीज़ डेवलप करते हुए उनको इग्नोर भी कर दिया जाता है। क्या उनके लिए रियल स्टेट अब एक बड़ा ड्रीम सा हो गया? आई मीन, आज से कोई 40-50 साल पहले हमारे वालिदैन के लिए घर बनाना बड़ा आसान होता था। एक जगह का इंतखाब किया आपने, नाज़िमाबाद का जिक्र किया, मेरा अपना ताल्लुक नॉर्थ नाज़िमाबाद से ही है। हाउस बिल्डिंग से लोन ले लिया करते थे और सब घर बना लिया करते थे। अब ये मुमकिन नहीं है, लोन लेना एक मुश्किल हो जाता है, इंटरेस्ट रेट्स कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हो गई है कैप्टन साहब, वो जो एक एंट्री प्राइस होती है रियल स्टेट की, वो लोगों की इस्तात से बाहर निकल गई है। हाउ आर यू इंश्योरिंग, आप क्या कर रहे हैं इस चीज़ के हवाले से कि आपने मिडिल क्लास कैसे पैसा लाएगी इतना कि वो सोसाइटी में इन्वेस्ट कर सके? ये भी फर्स्ट टाइम हमने जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में हम इंट्रोड्यूस किया है, वो हमने ये किया है कि हमने जो अपना जो पेमेंट प्लान है उसको 8 साल पे स्ट्रेच किया। ओके। और उसमें ये सहूलत रखी है कि लोग 50% जो है पेमेंट करके, वो भी किस्तों में, अपने घर में शिफ्ट हो जाए, और बाकी की जो पेमेंट है या बाकी की जो बकाया किस्तें हैं वो घर में रहते हुए अदा करें। घर उनको 4 साल में मिल जाएगा, पेमेंट उन्होंने 8 साल में देनी है। अब इसके 2-3 बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बाय द टाइम आप अपनी एक्चुअल प्राइस कंप्लीट करेंगे तो आपकी जो प्रॉपर्टी वैल्यू है, हम तो आपसे जो एग्रीड प्राइस है वो लेंगे, जो प्रॉपर्टी वैल्यू है बाय दैट टाइम 200-300% जंप कर जाएगी। एक बात ये। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप शहर में कोई भी प्रॉपर्टी बैंक से मॉर्टगेज करने जाते हैं तो अभी आप देख लें इंटरेस्ट रेट 11-12% के ऊपर इंटरेस्ट है, 11.5% है इंटरेस्ट रेट। हाँ जी, इस वक्त इतने हो गए तकरीबन, अभी बढ़ने भी वाला है। लेकिन जब आप इसको फाइनेंस कराएंगे तो आपको 12-13% के ऊपर जाके हिट करेगा मार्जिन। जब 12-13% के ऊपर आप हिट करेगा तो आप अंदाज़ा कर लें कि अगर आपने वो 10 ईयर्स के ऊपर रखा है तो आपको वो ऑलमोस्ट 200% या 100% पेमेंट ज़्यादा देनी बिल्कुल ऐसे। 1 करोड़ का घर आपको 2-2.25 करोड़ रुपए में कॉस्ट करेगा। एब्सोल्यूट। तो हमने ये कंपनी मॉर्टगेज फैसिलिटी रखी है विदाउट एनी इंटरेस्ट, इसमें कोई इंटरेस्ट शामिल नहीं है, और ये कंपनी मॉर्टगेज फैसिलिटी हमने दी है। और इसके अलावा जैसे आप कराची की बात कर रहे हैं, इधर आप देखें कि अब आप 1 करोड़ रुपए लेके निकलें, आपको क्या मिलेगा? हो सकता है आपको 2 कमरों का एक फ्लैट मिल जाए, लेकिन जब आप उससे स्टेप आउट करेंगे
तो आपको क्या मिलेगा? टूटी हुई सड़क, ऐसी है, कहीं गटर का पानी बह रहा है, ठीक है, लावारिस सी कोई एक निज़ाम कोई है सर, आपको वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा। हमारी जो हमने रखा है कि एक तो सब्सिडाइज एजुकेशन, वो भी वर्ल्ड क्लास लेवल की सब्सिडाइज एजुकेशन, सब्सिडाइज हेल्थ केयर, बेहतरीन एनवायरनमेंट, और अगर आप कॉस्ट कंपैरिजन करेंगे तो उससे बहुत कम कॉस्ट में हो जाके आपको करता है। जितनी आप अपने 2 बच्चों की फीस देंगे ना महीने की, शहर में रहते हुए एक एवरेज स्कूल में, इतने में वहाँ पे आप अपने घर के मालिक भी बन सकते हैं, राइट। और अपने बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। आपने बड़ा अच्छा ये प्लान बताया, आपने बताया इंटरेस्ट फ्री लोन आप दे रहे हैं, दिस इज़ अमेजिंग। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी आजकल रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट को कुछ महफूज नहीं समझते। मिडिल क्लास डरती है सर इन्वेस्ट करने से। उनको क्या आप यहाँ पे एक ऐसा सेटिस्फैक्ट्री बात करेंगे कि नहीं भाई, बगैर डरे आप इन्वेस्ट करें इस प्रोजेक्ट में? रियल स्टेट जो ना, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, रियल स्टेट एक ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट और ज़रूरत में फ़र्क है। एक तो चीज़ है कि आपके पास अपना घर है, देन यू आर गोइंग फॉर अनदर हाउस। अब कराची के अंदर हर साल 1.5 से 2 लाख घरों की रिक्वायरमेंट है। अब वो रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि कराची की जो अपनी पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है, शादियाँ हो रही हैं, लोग फैमिलीज बढ़ रही हैं, तो वो जाहिर सी बात है उनको नए घरों की ज़रूरत होती है। प्लस 6 से 7 लाख लोग हर साल कराची माइग्रेट करते हैं फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। तो ये एक बुनियादी ज़रूरत बन गई है। अब लोग, जिस तरह आपने बात की कि इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, प्रॉब्लम है, उसकी रीजंस हैं। देखें, बात ये है कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे मैंने आप बात की, इकोनॉमी के भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, इसी तरीके से किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। वो इंडिकेटर्स क्या हैं? वो इंडिकेटर्स ये हैं, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया, कोई चीज़ आप छुपा नहीं सकते। पहले तो होता था ना कि मीडिया मैनेजमेंट कर ली, कंट्रोल कर लिया, अब वो चीज़ तो मतलब ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। इस वक्त जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो ये है कि आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहें कि यार ये चीज़ जो है, इसकी ग्रेजुअल ग्रोथ कैसे हो रही है, क्या इसकी ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री ठीक है या नहीं है। एक पहला इंडिकेटर ये हो गया। राइट। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जो आपके ऑफिसेज हैं वहाँ पे आपके साथ हर वक्त इंटरेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर आप साइट को, जगह को देखना चाहेंगे कि जी मैं जाके विजिट करना चाहूँ, डेवलपमेंट हो रही है, काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो अगर काम हो रहा है तो इसका मतलब है कि डिलीवरेंस होगी। अगर काम नहीं हो रहा तो इसका साफ मतलब है डिलीवरेंस नहीं होगी, क्योंकि कोई, ये एक प्रोसेस है कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, और ख़ास तौर पे जब कोई भी आप थोड़ी सी बड़ी हाउसिंग स्कीम डेवलप करने जाते हैं, तो अब ये जैसे अपार्टमेंट्स हैं, वो तो सिर्फ आपने एक जगह पे कंस्ट्रक्शन करनी है। यहाँ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, फैसिलिटीज़ को, एमिनिटीज़ को डेवलप करना होता है, तो वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अगर वो आपको नज़र आ रही हैं तो इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। और ये अच्छा, इसमें वैसे भी ये इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्लान है, तो अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें इंस्टॉलमेंट कौन देगा? ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि आप देखते रहें कि काम चल रहा है, नहीं चल रहा। दिस इज़ दी ओनली पैरामीटर जो आपको इंश्योर करेगा कि ये डिलीवरेंस की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। हमने एक दो बड़ी सोसाइटीज़ में ये भी देखा है, थोड़ा सा ये सवाल मैं डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, क्या प्रॉपर्ली म्यूटेशन वगैरह, लीज वगैरह आप वहाँ पे करते हैं? या क्योंकि हमारे यहाँ कुछ यहाँ भी देखा है कि बाज़ बड़ी सोसाइटीज़ में रियल ओनरशिप दी नहीं जाती है लोगों को। डेफिनेटली हम तो बिल्कुल रियल ओनरशिप ट्रांसफ़र करेंगे। राइट। ये, और क्योंकि हर बंदे का राइट है, जो पैसे दे रहा है वो किस चीज़ के दे रहा है। बिल्कुल, वो पैसे इस चीज़ के दे रहा है कि ये चीज़ जो मैं ख़रीद रहा हूँ कल मेरे नाम पे, और मेरे नाम से फिर आगे मेरी फैमिली में जिसको भी फ्यूचर में ट्रांसफ़र हो सके। सो ये तो बेसिक राइट है, इसके बगैर तो कोई काम नहीं हो सकता। वंडरफुल। अब ज़रा ये बताइएगा कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आ रहा है? लाइक इज़ इट द रेजिडेंशियल पार्ट या कमर्शियल पार्ट है? लोग विलाज में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या उनको अपार्टमेंट्स वगैरह? कराची में अपार्टमेंट का एक ख़ास मिजाज है लोगों का रहने का कि यार मुफ्त महफूज भी होता है और ये सारी चीज़ें। पाकिस्तान के और शहरों में चीज़ इतनी नज़र नहीं आती है आपको। सो क्या आपकी सोसाइटी में भी वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है या लोग नहीं ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं विलाज या कमर्शियल की तरफ, उनका रुझान ज़्यादा है? ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, किसी भी एक हाउसिंग स्कीम के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अब कराची में लोगों के पास चॉइस नहीं है। कराची में मसला ये है कि अगर आपको पसंद हो कि यार मैंने रहना है विला में, जब आप देखते हैं अपने फाइनेंसिस को तो आप देखते हैं कि यार आई कांट अफोर्ड इट, तो वहाँ पे फिर आपकी चॉइस लिमिटेड हो जाती है। हर कोई चाहता है ओपन स्पेस, खुला एरिया। ये डिपेंड करता है लोगों के प्लान पे। अब हमारे पास जब से विलास शुरू किए हैं तो लोगों का विलास की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो इजी पेमेंट प्लान है। लेकिन इसमें ये होता है कि कुछ लोग ये देखते हैं कि यार ये हमने फॉर एग्जांपल प्लॉट लिया है, हम इसे 5 साल बाद बनाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने इसको घर लेना है, घर में शिफ्ट होना है। तो ये हर बंदे के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं।
लेकिन कोई भी हाउसिंग सोसाइटी कामयाब नहीं हो सकती जब तक वहाँ ये सारी चीज़ें साथ साथ डेवलप ना हो, जिसमें कमर्शियल एरियाज है। अगर हम विलास बना देंगे, कमर्शियल एरियाज नहीं होंगे तो फ़ायदा क्या है? अच्छा, कमर्शियल डिमांड कब इंक्रीज़ होती है? कमर्शियल डिमांड भी जब इंक्रीज़ होती है जब रेजिडेंशियल डिमांड एग्जिस्ट करती है। जाहिर है बिजनेस ही रन नहीं करेगा अगर जब तक आबादी नहीं होगी वहाँ पे। 2022 से आपने बताया कि आपने सोसाइटी का इफ्तिताह किया, अब वी आर सिटिंग इन 2026, सो क्या व्हाट इज़ द प्रोग्रेस? कितनी डेवलपमेंट का तो आपने जिक्र किया माशाल्लाह, अच्छा फॉरेस्ट वगैरह भी आपने बताया, कुछ कब्जे वगैरह भी देना लोगों को शुरू किए, क्या है सिलसिला? अच्छा, हमने ना ये जो हमारा फर्स्ट पोजेशन ड्यू था ना वो 2027 में था। ऑलराइट। लेकिन हमने जो हमारा ब्लॉक सी है, जो बिल्कुल मेन फ्रंट के ऊपर हमारा ब्लॉक है, उसको हमने 2025 में डिलीवर कर दिया। ओह वंडरफुल। लोगों को पोजेशन हैंड ओवर कर दिया और उसको हमने पूरे तमाम एस्पेक्ट्स को उसको डेवलप कर दिया, जिसमें सीवरेज, वाटर सप्लाई, इसके अलावा रोड्स, कारपेटेड रोड्स, सही, इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स अगर आप देखते हैं, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी होती है, उस तमाम उसमें हमने डिलीवर कर दिया और ये 2 साल पहले डिलीवर किया। अच्छा, यही एक आप देखें कि हमारी जो है कमिटमेंट इससे आपको नज़र आएगी। और अब हमारा जो फर्दर प्लान है, फर्दर प्लान ये हमारा है कि हम हर 3 से 4 महीने के अंदर अंदर एक एक ब्लॉक लोगों को डिलीवर करते हुए चले जाएं, ताकि लोगों के अंदर ये खौफ और जो एक ये बात होती है कि यार आज जैसे आपने बात की कि इन्वेस्टमेंट कर दी और पता नहीं ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल ऐसे, तो ये चीज़ जो है ना, ये खुद ब खुद ये चीज़ ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और इसलिए हम लोगों को दावत देते हैं और सबसे ज़्यादा हमारी कोशिश ये होती है कि हम साइट पे अपने इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करें। और साइट पे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद ही यही होता है कि हम खुद चाहते हैं कि लोग आएँ, विजिट करें, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करें। टोटल कितने ब्लॉक्स हैं वैसे आपके इसमें प्लानिंग में? इसमें काफ़ी सारे ब्लॉक्स हैं। Okay. इसमें काफ़ी सारे ब्लॉक्स हैं। सही। अभी आपने सी ब्लॉक आप कह रहे हैं ब्लॉक कि हमने आपने हैंड ओवर कर दिए, बाकियों पे काम चल रहा है। और अभी इंशाल्लाह ताला हमारा ए और बी ब्लॉक है, वो हम नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में वो भी डिलीवर करने जा रहे हैं। जबरदस्त। और कोई अभी क्या मुंतकली लोगों की शुरू हुई है? हैव पीपल असल में क्या है स्टार्टेड कि मूविंग ये इन? 2027 के अंदर ये प्लान था, तो अभी हमने पहले फेज में, क्योंकि हमने प्लॉटिंग की थी, प्लॉट्स दिए थे, राइट। तो अब लोगों को हम इनकरेज कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग अब जैसे शुरू में आप देते हैं तो उसके बाद ऊपर डिजाइनिंग कराना शुरू करते बिल्कुल हैं, ऐसे। वो प्रोसेस चल रहा है। साथ के साथ हम विलास, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। विलास एरिया जो, उसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है बेसिक अर्थवर्क वगैरह पूरा कंप्लीट कर लिया है। राइट। साथ वहाँ पे अब हमने घरों की बाकायदा कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है और वो भी काफ़ी हद तक ऊपर आ रहे हैं। तो ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में ये बिल्कुल लिवेबल हो जाएगा। एक बड़ा तबका है जो कि रियल एस्टेट को इन्वेस्टमेंट की फॉर्म से ही देख रहा होता है। तो जिन लोगों ने बुकिंग कराई थी उस जमाने में, उनका क्या स्टेटस है? हाउ आर थिंग्स नाउ जब वो सेकेंडरी मार्केट में जाते हैं? सॉरी जी, उस टाइम पे जो प्राइसेस थे, आज प्राइसेस उससे 100% ऊपर जा चुके। तो ये सारा कैपिटल उन लोगों को है। और डिस्पाइट कि आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर भी रहा, राइट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रेशर भी रहा, लेकिन उसके बावजूद चूँकि हम मुस्तकिल मिजाजी के साथ एज प्लान जो हमारा प्लान था उसके मुताबिक हम काम करते रहे और कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ को सस्टेन कर रहे हैं और ग्रेजुअल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। कैम साहब, थोड़ा सा ज़रा मैं जानना चाहूँगा कुछ आपकी अपनी भी आपकी अपनी जर्नी के हवाले से। आपसे बात हो रही थी कि फौज से आपका ताल्लुक था, कैप्टन थे, ये रियल स्टेट की तरफ आना कैसे हो गया? व्हाट इज़ दैट थिंग दैट ब्रॉट यू टूवर्ड्स दिस? या थोड़ा सा अगर अपने जर्नी के बारे में हमें आप बताएं। मैं 2009 में मैंने आर्मी से प्रीमैच्योर रिटायरमेंट ली थी और उसके बाद फिर हमने बिजनेसेस करना शुरू किए। तो रियल स्टेट, क्योंकि ये काम मुझे शुरू से अच्छा लगता था कि आप इसमें ये दो तीन चीज़ें, एक तो ये कि आप कोई नई चेंज लेके आ सकते हैं, कुछ लोगों को डिलीवर कर सकते हैं, कुछ दे सकते हैं और जो नज़र भी आएगा इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जिसमें आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसके अलावा जो लोगों को ईज़ ऑफ जो परचेजिंग जो है क्रिएट कर सकते हैं घरों के लिए। तो ये भी मेरा एक था कॉन्सेप्ट। प्लस ये कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर एक नेचुरल डिमांड है, इट्स अ ग्रोइंग सेक्टर। और अगर आप देखेंगे कि अब जैसे इकॉनमी थोड़ी पाकिस्तान की और बेहतर होती है तो ये सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो करेगा सेक्टर। उसकी वजह ये है कि ये इसके साथ आप देखें 50 अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसके साथ चलती हैं। तो इस सेक्टर को मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और इसमें डिलीवरेंस का जो है वो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि कराची में हमने जनरली यही देखा है कि सोसाइटीज़
अगर बनती भी हैं तो उनकी वो प्लानिंग का लेवल नहीं होता जो शायद आपको पिंडी इस्लामाबाद में या लाहौर में, बल्कि मैं तो ये बोलूँगा कैप्टन साहब, अगर आप पंजाब के सेकंड टियर सिटीज़ में भी चले जाएँ, तो साहिवाल गुजरावाला में भी अगर आप देखें तो वो सोसाइटीज़ आर वेरी वेल प्लान, जो कराची में दैट इज़ लैकिंग। बट गुड टू नो कि गुलमोहर सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैं जो कि माशाल्लाह वेरी वेल प्लान हैं, जो ग्रीन सिटी कॉन्सेप्ट आपने जिसका जिक्र किया। वैसे मतलब ये गुलमोहर का नाम कहाँ से, हमारा तो ये एक इंडिजिनस प्लांट है यहाँ का, ये नाम कैसे रखा आपने? ये नाम रखने का मकसद ही यही था कि ये हमारी जो सोच है उसकी अक्कासी करता है कि हम एक ग्रीन सिटी देना चाहते हैं, एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली लिविंग प्रोवाइड करना चाहते हैं। क्योंकि मेरे नज़दीक जो होता है ना, एक घर या किसी भी फैमिली के लिए घर का मतलब चार दीवारें नहीं है। राइट। घर का मतलब वो इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप सुकून से रह भी कर सकें, उस इन्वायरमेंट को भी इंजॉय कर सकें और मेंटली ग्रो भी कर सकें। बेहतरीन। मैं तभी ये बार बार बोल रहा हूँ, कुछ हमारे कराची के, क्योंकि इधर कराची का मौसम मुख्तलिफ है पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में। अब नीम हो गया या गुलमोहर इज़ एन इंडिजिनस ट्री जो यहाँ पे, लेकिन पता नहीं वो हमारे एक ज़माने में प्लांटेशन ड्राइव हुई थी, उन्होंने कॉर्नोकॉर्पस ला के लगा दिया था, वो अब तक नहीं जान छोड़ पा रहे हैं हम उससे। मैं देख रहा हूँ हर थोड़े दिनों में काट रहे होते हैं, फिर रुक जाता है वो यार। लेकिन बहरहाल नहीं, दिस इज़ वंडरफुल। कैप्टन साहब, एक और चीज़ जो आखिर में हम ज़रा जिस हवाले से बात करें वो ये कि ज़ाहिर है आजकल नौजवान हैं, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी परेशान हैं, कुछ ज़ाहिर है we've gone through a very tough economic phase right now. Okay, अब चीज़ें शायद थोड़ी बेहतर दिखती भी नज़र आ रही है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें ज़रूर जो है वो नज़र आ रही है। क्या पैगाम देंगे, किस तरह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं नौजवान? देखिए, इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए या ज़िंदगी में ग्रो करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फोकस। आज अगर आप देखें हमारे माशरे में, हम लोगों को दुनिया के हर टॉपिक के बारे में पता होता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या सोच रहा है या ईरान का नेक्स्ट मूव क्या होगा। वी आर फोकस्ड ऑन दैट। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि क्या उसके बारे में बात करने से हमारी अपनी ग्रोथ पॉसिबल है। सही। तो अगर हम लोग सिर्फ एक ही इसका तरीका है कि आप फोकस रखें और एफर्ट करते रहें, क्योंकि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमारा दीन भी ये कहता है कि आप नाउमीद ना हों और एफर्ट करते रहें। जब आप एक फोकस्ड अप्रोच के साथ एफर्ट करते हैं तो 100% आपको रिजल्ट मिलता है। राइट। और मुस्तकिल मिजाजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि जी आज आपको किसी चीज़ में थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है तो आपने अपना रास्ता बदल लिया, नहीं। मुस्तकिल मिजाजी और फोकस्ड अप्रोच, ये दो चीज़ें कि अगर नौजवान इस चीज़ को अडॉप्ट कर लें तो कोई इसमें शुबे की बात नहीं है कि वो कामयाब होंगे। कैप्टन साहब, एक और चीज़ जो हमने देखी है लोगों के, मैं इन्वेस्टमेंट वाले मिजाज पे ही हम बात करते हैं। जैसे रिसेंटली अभी हमने देखा गोल्ड बड़ा चढ़ा हुआ था और जिसको देखो वो हर वक्त गोल्ड में, सिल्वर चढ़ा हुआ था। हालात तो ये हो गए थे अगर आप सिल्वर ख़रीदने जाएं तो वो बेचने वाला कहता था कि 30% प्रीमियम पे वो बेच रहा था। लेकिन फिर हमने गोल्ड की प्राइसेस का क्रैश भी देखा। अब इन इन्वेस्टमेंट के साथ जहाँ भेड़ चाल वाला एलिमेंट होता है, ये चीज़ होती है, सब एकदम भागते हैं और एकदम धड़ाम करके प्राइसेस गिर जाती हैं। ऐसे मौक़ों में या ऐसी सिचुएशन में आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से इसको कैसे कंपेयर करेंगे? अच्छा, देखिए गोल्ड जो है ना, आप ये देखें कि ये सारा, जैसे मैंने आपको परसेप्शन की बात की ना, और गोल्ड ये था कि चाइना बहुत बाय कर रहा था तो गोल्ड के प्राइसेस शूट किए जा रहे थे। अब ये चीज़ें आम आदमी को नहीं पता होती कि इंटरनेशनल लेवल पे कब पॉलिसी शिफ्ट आ जाए। जब पॉलिसी शिफ्ट आता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन कमोडिटीज़ के ऊपर पड़ता है। गोल्ड है चाहे सिल्वर है, और आपने देखा कि इसके प्राइसेस क्रैश कर गए। तो ये एक अनसर्टेन एलिमेंट है। वेयर एज रियल स्टेट के अंदर अगर जिस तरह हमने सारे पॉडकास्ट के दरमियान ये सारी गुफ्तगू ये की कि वो ऑन ट्रैक है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट और चीज़ें, तो वो ग्रेजुअली ग्रो करेगा, वो कम नहीं होगा। वो एक, क्योंकि आपके सामने एक चीज़ है, उसका कोई इफ़ेक्ट मार्केट की परसेप्शन पे नहीं होता, क्योंकि वो एक एग्जिस्टिंग एक चीज़ मौजूद है। तो ये जो गोल्ड होता है या सिल्वर होता है या इस तरह की और जो मेटल्स हैं, उनमें बहुत वेरिएशन आती है और बहुत सारे देखें कि आप लोग इसमें इस नीयत से जाते हैं कि हम कुछ कमाएं कि वो गवा देते हैं। राइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच। कैप्टन नदीम खान, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ गुलमोहर सिटी, हमारे साथ मौजूद थे। कैप्टन साहब, ना सिर्फ बहुत सारी आपको नेक ख्वाहिशात कहते हैं आपके इस प्रोजेक्ट की मज़ीद कामयाबी के हवाले से, बट जो अच्छी बात है और जो खुशाइन बात है वो ये कि कराची जैसे शहर में सच प्रोजेक्ट्स आर कमिंग अप नाउ, जिसकी एक रिक्वायरमेंट थी, एक जेनेरिक उसकी डिमांड थी,
और फिर जो कम्युनिकेशन के चैनल्स नए खुलते जा रहे हैं एंड ऑल, उसके बाद उम्मीद ये करते हैं दैट एक्सेसिबिलिटी इज़ गोइंग टू इम्प्रूव एज वेल. सो थैंक यू सो मच और गुड लक फॉर योर प्रोजेक्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एंड थैंक यू आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया. गुलमोहर सिटी के बारे में ऑफ कोर्स कराची M9 में वाकई ये प्रोजेक्ट है. उसके चेयरमैन कैप्टन नदीम खान साहब हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद थे. हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने की कोशिश की. थॉट प्रोसेस क्या था उसके पीछे, और जो थिंक सबसे ज़्यादा इसमें काबिल सताइश बात है वो ये है कि 2 साल पहले ही इन्होंने अपने टारगेटेड टाइम से पोजेशन देना शुरू कर दिया है. दिस इज़ समथिंग प्रीटी अनयूजुअल पाकिस्तान में, जहाँ पे हमने ये देखा है कि जो रियल स्टेट डेवलपर होते हैं वो आमतौर से एक क्रेडिबिलिटी का एक क्राइसिस वहाँ पे होता है. वहाँ पे अगर इस तरह की कोई एग्जाम्पल क्रिएट की जा रही है तो जाहिर है ये इट्स वेरी वेरी अप्रिशिएबल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगली पॉडकास्ट में अदील अज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.